नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है आशा की एक किरण और आशा की एक किरण और जीवन में सारी निराशा खत्म। आशा की एक किरण और जीवन में सारी निराशा खत्म। कब और कैसे? जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने में सफलता आते आते रह जाती है या इतना लंबा समय लग जाता है कि आप सफल नहीं हो पाते। तब कई बार ऐसा लगता है कि अब ये काम होगा या नहीं होगा। तो कई बार तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि यदि आपका टाइम निकल गया, टाइम पीरियड होता है, यदि कहीं जैसे यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम है और 27 ईयर्स एज है, यदि वो निकल गई और आप उसके बाद भी आशा रख रहे हैं तो उस आशा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एज के बाद आपको एग्ज़ाम देने की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो एग्ज़ाम में बैठने की जो छुट्टी नहीं है तो वो जो है वो आपका एग्ज़ाम ही बेकार है। और वो एग्ज़ाम ज़रूरी भी है, उसमें एज के लिए जो एक लिमिटेशन जो रखना है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उस एज में आदमी जो है ना, जितनी उसकी एज बढ़ती जाती है उतनी ही उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। जो यूपीएससी की जो ट्रेनिंग का वो जो पार्ट है वो बहुत ही बॉडी की स्ट्रांगनेस मांगता है, बॉडी की ब्रेन, आपका बॉडी मतलब ब्रेन ब्यूटी भी होनी चाहिए और फिजिकली ब्यूटी भी होना चाहिए। और ये दोनों ब्यूटी यदि है इंसान के अंदर तभी वो आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। अदरवाइज़ वो यदि फिज़िकली फिट नहीं है तो भी उसके लिए मुश्किल होगी, और यदि वो मेंटली फिट नहीं है तो भी उसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ने के तो दोनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए एक उम्र की डिमांड होती है जहाँ आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को बदल सकते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि उम्र जो है, जो व्यक्ति को बॉडी को चेंज करने की, व्यवहार को चेंज करने की जो उम्र है वो बचपन से डाली जाती है। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो 21 साल की एज भी बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है, और उस समय तक स्टूडेंट ही होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति 7 से 8 घंटे 10 घंटे तो मेहनत करता ही है। तो वो कम से कम 10 घंटे की आदत को हम उसे 18 घंटे में बदल सकते हैं। लेकिन या हम ये कहें 16 घंटे में बदल सकते हैं, 18 या 16 घंटे में बदल सकते हैं। लेकिन यदि आपको आदत 1 घंटे भी पढ़ने की नहीं है तो उसको 16 घंटे में नहीं बदला जा सकता। इसलिए वहाँ पर एज लिमिट करना वो ठीक है। लेडीज़ फिर भी फ्लेक्सिबल इसलिए होती हैं क्योंकि उनको घर का काम करना पड़ता है, तो और दूसरे वो कहीं ना कहीं जिस भी काम को करती हैं थोड़ा ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेमिना बना लेती हैं। इसलिए उनको एक जो और कई जगह शायद उनको ट्रेनिंग में भी छूट दे दी जाती होगी। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश तो वो भी स्टार्टिंग से ही कर रही होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी फ्लेक्सिबल होती हैं, जहाँ पर उनको एज के लिए थोड़ी छूट दे दी जाती है, या फिर कई बार फ्लेक्सिबल नहीं भी होती हैं, फिजिकली फिट नहीं होती हैं लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए वो कर जाती हैं। तो कुल में मिलाकर के बात क्या है? बात ये कि जहाँ पर आपको एज बार है वहाँ पर तो आपको उस एरिया को, उस विभाग को तो आपको छोड़ना होगा जहाँ पर आपको एज लिमिट है। लेकिन बाकी अन्य विभागों में आप जहाँ पर एज लिमिट नहीं है और आपको काम करने की छूट है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता ही नहीं कि किसी भी जगह, अन्य जगह में कोई एज बार लगाना चाहिए, ना ही एजुकेशन की किसी भी उम्र के उस पर नहीं लगाना चाहिए, या चाहे वो 55 साल की उम्र हो या 60 साल की उम्र हो। यदि व्यक्ति को आवश्यकता पड़ गई, हमारे भारत में तो ज़्यादातर लोग जागते ही 40 साल के बाद हैं, तो 40 साल के जागने वाले व्यक्ति को 60 साल के बाद आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट है, तो वो जब जगह ही उस समय है तो उस समय एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि इतना सब कुछ जो था वो तो सब भूल चुका है।
अब वो 0 पे खड़ा है तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयारी करनी पड़ी, तो उसके लिए तो एक अलग ही वो होना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए रिटायरमेंट का। एक व्यक्ति तैयारी करके वो उसमें किसी तरीके से 55 साल 58 साल तक वो पहुंचा और आपने उसको रिटायर कर दिया, ये तो कोई बात नहीं। जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो कि महत्वपूर्ण पद हैं, यदि वो एक एजेड व्यक्ति को दिए जा सकते हैं तो अन्य पद भी दिए जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इन पदों पर भी छूट दे देनी चाहिए। इसमें कोई एज बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको जैसी आवश्यकता है, हो सकता है किसी को ज़रूरत ना हो तो वो छोड़ भी सकता है, वो कहीं और दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। जिसको आवश्यकता है उसको वो पद मिल जाना चाहिए, चाहे किसी भी उम्र के मोड़ पर हो। चाहे आप पेंशन रखें या ना रखें, वो सेकंड बात है, क्योंकि पेंशन हर व्यक्ति रखवाना चाहता है, नहीं तो रखवाना चाहता है, लेकिन कम से कम उसके पास जॉब तो हो। आदमी के पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। अब जैसे इस समय का दौर आ है, इस समय का, इसमें ऑनलाइन की जो चीज़ें आ गई हैं वो हमारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उसके यूज्ड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, वो चीज़ों की जानकारी नहीं है। अब कहाँ सीखने जाएँ, क्या करें, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं। हमें लगता नहीं, हमें समझ नहीं आता कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें अपनी। तो यदि मुझे ये चीज़ की कमी महसूस होती है तो जो और लोग हैं वो कहीं और भी मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, वो तो उनको कितनी कमी महसूस होती होगी। अब वो कैसे उस कमी को दूर करें, कितनी स्ट्रगल होती है उनकी। मैंने करीब 6 या 7 साल अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए, जब चाहे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे चाहे कहीं थे। जिन वीडियो को मैं इस समय डाल पा रही हूँ वो वीडियो मैं तब भी डाल सकती थी, लेकिन मुझे डालना आता ही नहीं था, तो मैं वीडियो कैसे डाल सकती थी। तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी, और इसकी वजह से जो मैं कोर्स देना चाहती थी वो मेरा कोर्स इतना डिले हो गया कि मैं जो मेरे से पीछे लोग थे वो सारे आगे निकल गए और मैं बहुत पीछे हो गई। जबकि मेरे पास वो इतना समय तो मैं निकाल ही सकती थी, जितना मैं आज निकाल रही हूँ उतना तो मैं इसके लिए दे ही सकती थी और मैं काम भी कर सकती थी। तो ये, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि एक छोटा सा कदम और आशा जो है वो निराशा जो है वो आशा में बदल जाती है। तो आशा बना करके रखना चाहिए व्यक्ति को, आशा नहीं छोड़ना चाहिए। अब आशा के लिए कभी कभी दूसरे भी काम करने पड़ते हैं, तो आपको दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई चीज़ छूट गई किसी कारण से, तब उससे परेशान होने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। अब उसका दूसरा ऑप्शन सोचिए कि क्या ऑप्शन हो सकता है। क्या आपकी बैंक हेल्प कर सकती है? क्या कोई व्यक्ति आपको काम दे सकता है? उसके दूसरे ऑप्शन कुछ तो होगा ही, ऑप्शन ऐसा तो होता नहीं। आप उस ऑप्शन को ढूंढिए, शायद कोई ना कोई ऑप्शन आपके लिए निश्चित रूप से बना होगा, जिसे आप तुरंत पा करके तुरंत आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। क्योंकि आर्थिक स्थिति हर इंसान की सुदृढ़ होना चाहिए। और विशेष रूप से जो मैं देख रही हूँ बहुत सारी, जो इस समय मैं बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को देख रही हूँ, पढ़ी लिखी महिलाओं को देख रही हूँ जो बहुत बड़ी समस्याओं में फंसी हैं। अपने परिवार की समस्याएं, इतनी सारी समस्याएं आज हम देख रहे हैं। एक तो बैंक में जो हमारे सिस्टम में एक जो चीज़ है कि बैंक का जो रूल्स है कि बैंक देती कम है, जब वो देना है तो वो कम देती है हमें उसका क्या बोलते हैं। खैर मैं उस चैप्टर को क्लोज कर देती हूँ अभी। तो फ़िलहाल हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी आशा को बना करके रखिए, अपनी आशा को किसी भी तरह टूटने ना दें। मैं आपको अपना एक उदाहरण बताती हूँ। मैंने 84 में अपना PhD स्टार्ट की संस्कृत में, और जैसे ही स्टार्ट की वैसे ही जॉब भी मुझे मिली और मैंने पूरी तरह से उसमें लग कर के किया और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काम होने लगा। लेकिन किसी कारण से मुझे, जब मेरा काम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था,
तब मुझे छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद मेरे पास समस्या ये थी कि मुझे उस समय समझ में आया कि संस्कृत के गाइड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, दूसरी संस्कृत की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें मुझे जो है वो ये माइंड में क्लिक किया कि ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये मान लीजिए मैंने इस समय तो जाकर के मैं कहीं भी आगरा से कर लूँ, किसी जगह जाकर के मान लीजिए मैं किसी गाइड को ढूंढ भी लेती हूँ और कर भी लेती हूँ उनके अंडर में, लेकिन आगे फ्यूचर में पता नहीं मुझे जॉब भी मिल पाएगी कि नहीं। जॉब मिल गई तो मेरी अपनी संस्कृति की जो प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉल्व कर पाऊँगी या नहीं, और मेरी जॉब कहाँ लगेगी, तो ये भी एक समस्या थी। तो ये सारी समस्याओं के कारण से मैंने इसको छोड़ करके सोचा कि यूपीएससी में भर देते हैं, तो फैमिली वाले तैयार नहीं। अब क्या करें, वापस से हिंदी से एमए किया, क्योंकि भाई सब्जेक्ट से जुड़े हुए सब्जेक्ट को करेंगे, और उसको करके फिर हमने सिनॉप्सिस भेजी। तो पहले सिनॉप्सिस में बहुत टाइम लगता था। 94 में मुझे उसकी परमिशन मिली, पहली सिनॉप्सिस मुझे पीएचडी की परमिशन मिली, सिनॉप्सिस रिजल्ट। उसके बाद दोबारा का पीएचडी के लिए आपको परमिशन मिल गई, सिनॉप्सिस रिजल्ट सब्जेक्ट दूसरा करके लाए, दूसरे सब्जेक्ट पर फिर सिनॉप्सिस करी तैयार, और फिर करा तो फिर फिज़िकली मैं कहीं ना कहीं मतलब मेरी रिमेटिक आर्थराइटिस हो गई, और इस तरह से करते करते मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और आप सोचिए मेरे लिए एक एक दिन कितना भारी होता था। 98 में जाकर के जब मेरी पीएचडी हुई, और शायद मैं उस समय की पहली लड़की थी कि जब मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई, कोई मुझसे पूछता था तो मैं डॉक्टर ममता बोलती थी। तो लोग मुझसे ये कहते थे कि आप डॉक्टर ममता बोलती हैं, और लोग तो ऐसा बोलते नहीं। नहीं, और लोगों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत मेहनत से ये डिग्री ली है। मैंने इस डॉक्टर शब्द को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, और मैं इस डॉक्टर शब्द को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं डॉक्टर ममता ही अपने नाम के आगे लिखना पसंद करूँगी। और मैंने उस चीज़ को समझा कि वो चीज़ मैं पा सकती थी, मैंने पाई। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ ये है कि आशा की यदि आपने किरण जगा रखी है, तो इतना लंबा समय आप सोचिए, एक दिन एक एक पल मेरे लिए भारी होता था। मुझे ये लगता था कि जो डिग्री मुझे 86 में जो मुझे पीएचडी मिल जानी चाहिए थी, वो 98 में मिल रही है। 14 साल, पूरा एक ग्रेजुएशन हो जाता है 14 साल में एक बच्चे का, और मैं उसी पर अटकी हुई थी। लेकिन चाहती तो मैं छोड़ भी सकती थी, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि चाहे अब हो कुछ भी जाए, करना ही है। तो उतनी ही आप भी अपने अंदर लगन लाइए, अपनी आशा को बना के रखिए, और फिर जो ये भी बात है कि उसमें फिर जो मज़ा आता है ना, वो किसी में नहीं आता। आज चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपने ऊपर इस बात में मुझे खुशी होती है कि मैंने अपनी जीत हासिल की, चाहे कितने भी दिन में की, लेकिन हाँ, ये जीत मैंने हासिल की। तो वही आप भी कीजिए और अपने सपनों को बना करके रखिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।